वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप करेंगे 780 पेजेस के इस पीडीएफ से। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड किया गया पीडीएफ है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके समीक्षा अधिकारी के एग्जामिनेशन के लिए, पीसीएस के एग्जामिनेशन के लिए। और सही बात करें तो यूपी पीएससी आयोग के द्वारा कोई भी एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जा रहा है उस सब में बहुत ज़्यादा ये काम आने वाला पीडीएफ है। अगर आप चाहें तो इसको आप परचेस कर सकते हैं। इसको परचेस करने के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, सो वो ऑफिशियल नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर आप उसको लेकर इनसे बात कर सकते हैं और आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे परचेस करना है, कितना फीस लगेगी, ये सारी चीज़ें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको बताएगा। आपको सिंपली उन्हें कॉल करके बात करनी है। बहरहाल, अगर आप ना भी इसको परचेस करना चाहें तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाले वीडियोस देख सकते हैं और इन वीडियोस के माध्यम से आप इस पीडीएफ को कवर अप कर सकते हैं। ये बात सही है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा वीडियो के माध्यम से इन सबको कवर अप करने में। सो इट्स अप टू यू। अगर पेशेंस रख सकते हैं तो धीरे धीरे मेरे साथ यहाँ पर कवर अप करते रहिए। अदरवाइज आप पीडीएफ परचेस कर लीजिए और डेली बेसिस पर जो वीडियोज़ हैं उसके थ्रू आप इसको करते रहिए। ठीक है, सो ये तो बात हो गई पीडीएफ के बारे में। अब जो है हम आज के अपने इस वाले सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल तक जो हमने करा था वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी वाला ये जो हमारा फैक्ट था, यहाँ तक हमने करा था कि ये जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है सूर्य का निकटतम तारा है। इसके बाद आज नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि अंतरिक्ष यान में बैठा अगर कोई व्यक्ति है तो उसको आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ेगा? काला रंग का, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं पाया जाता है और अगर आप पृथ्वी से आकाश को देखते हैं तो नीला दिखाई पड़ता है। तो ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि एटमॉस्फेयर का होना और ना होना ये यहाँ पर इस पर असर डालता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये आपका इवेंट होराइजन। अब ये जो इवेंट होराइजन है ये क्या है? ये एक ऐसी सीमा है, फिर बाउंड्री है जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल के चारों ओर के क्षेत्र को परिभाषित करती है और इसी सीमा के अंदर भी जो है घटना का प्रक्षेपण संभव नहीं है। रीज़न बीइंग कि ब्लैक होल के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि कुछ भी चीज़ जो है पास आउट नहीं होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिंगुलैरिटी का। सिंगुलैरिटी का मतलब क्या है कि अंतरिक्ष काल में एक ऐसा स्थल है ये जहाँ पर किसी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो होता है वो कैसा होता है? अनंत हो जाता है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी का मतलब क्या है कि इसमें सभी पदार्थों और बलों को एकल सैद्धांतिक रूपरेखा में सम्मिलित कर ब्रह्मांड के मूल स्तर की व्याख्या जो होती है वो कणों के स्थान पर कंपायमान स्ट्रिंग के पद में की जाती है, मतलब उन टर्म्स में की जाती है कंपायमान स्ट्रिंग के। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं स्टैंडर्ड मॉडल की। तो कण भौतिकी का स्टैंडर्ड मॉडल एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें ब्रह्मांड में ज्ञात 4 मूल बलों में से 3 जो हैं उनकी व्याख्या की जाती है तथा सभी ज्ञात मूल कणों का वर्गीकरण किया जाता है। तो ये है आपका स्टैंडर्ड मॉडल। उसके बाद अब जो आप देखने वाले हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अक्सर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। आकार के अनुसार अगर हम बात करें तो ग्रहों का जो अवरोही क्रम है वो कैसा होता है? आपका बृहस्पति सबसे बड़ा, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। ये आपको ज़रूर याद रखना है कि अगर हम बात कर रहे हैं आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। इसके बाद द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम की बात करें तो बृहस्पति,
उसके बाद शनि, फिर वरुण, फिर अरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। खाली यहाँ पर अरुण और वरुण में डिफरेंस आएगा, अदरवाइज दोनों एक से रहेंगे जब हम आकार और द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो द्रव्यमान वाले की बात करें तो द्रव्यमान में वरुण पहले आएगा, अरुण बाद में आएगा। सिर्फ इतना सा ही आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके बाद डेंसिटी के अकॉर्डिंग अगर ग्रहों का अवरोही क्रम की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेंस है हमारी पृथ्वी, इसके बाद बुध, उसके बाद शुक्र, फिर मंगल, फिर वरुण, फिर बृहस्पति, फिर अरुण और उसके बाद शनि। सबसे लास्ट में कौन सा है आपका? शनि। तो सबसे पहला और सबसे लास्ट आपको याद रखना है। जब हम बात कर रहे हैं आकार के अनुसार तो बृहस्पति सबसे बड़ा और सबसे छोटा बुध। जब हम द्रव्यमान की बात करें तो बृहस्पति सबसे बड़ा, बुध सबसे छोटा। जब हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं तब पृथ्वी सबसे बड़ा और शनि सबसे छोटा। इसके बाद टेरेस्ट्रियल, छोटा बड़े की मतलब नहीं है, मतलब ये है कि सबसे आखिरी और सबसे पहले में कौन आएगा। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल ग्रह की तो टेरेस्ट्रियल ग्रह कौन कौन से हैं आपके? ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों ग्रह कौन से हैं आपके? टेरेस्ट्रियल ग्रह हैं। उसके बाद जब जोवियन ग्रह की बात करें तो ये आते हैं आपके बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसके बाद दूरी के अनुसार ग्रहों का जो आरोही क्रम है वो क्या होगा? सबसे पास में सूर्य के बुध है, इसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, इसके बाद शनि, फिर अरुण और उसके बाद वरुण। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिक्रमण अवधि, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा टाइम किसको लग रहा है और सबसे कम किसको। देखिए बुध सबसे नज़दीक है, सबसे पहले परिक्रमा कर लेगा, सबसे आखिरी में खड़ा हुआ है वरुण, तो सबसे ज़्यादा टाइम यही लेगा। तो पहला और आखिरी याद रखिए। बुध के बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि और फिर अरुण। ये सीक्वेंस रहता है। इसके बाद इस टेबल को देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बुध की बात करें तो 2 पॉइंट याद रखने हैं कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में इसको कितना टाइम लगता है? 88 दिन। ठीक है, सबसे कम लगता है, सबसे नज़दीक है ये। अपनी अक्ष पर घूर्ण करने में इसको, मतलब घूमने में कितना टाइम लगता है? 59 डेज। ये एग्जैक्टली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये ज़रूर याद रखना है कि सूर्य की परिक्रमा सबसे जल्दी कौन कर लेता है, तो वो बुध है। शुक्र की बात करें तो इसको जो टाइम लगता है 255 दिन है और अपनी अक्ष पर घूमने में 243 दिन। इसको यहाँ पर हम ना भी याद रखें तो इट्स ओके। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी, चंद्रमा की संख्या कितनी है पृथ्वी की? तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह जो कि चंद्रमा है, तो एक। और अपने अक्ष पर ऑब्वियस सी बात है 1 दिन लगता है और 365 दिन लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में। इसके बाद मंगल की बात करें तो मंगल पे जो मंगल के 2 उपग्रह हैं वो कौन कौन से हैं आपके? 2 हैं, एक है डिमोस और एक है फोबोस। अब इसको कितना टाइम लगता है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में? तो 687 दिन। और अपनी अक्ष पर जो ये टाइम लेता है घूमने में वो कितना होता है? 1 दिन का। ये जो चारों ग्रह हैं ये कैसे हैं आपके? आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, सूर्य के बहुत नज़दीक हैं ये और ये चट्टानों से बने हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति को कितना टाइम लगता है ये ज़रूर देखिए। 11 साल 11 महीने लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में। 9 घंटे 56 मिनट में ये अपनी एक्सिस पर घूम लेता है। टोटल अगर हम इसके प्राकृतिक उपग्रहों की बात करें तो 79 है। शनि की बात करें, इसके जो टोटल उपग्रह हैं वो कितने हैं? 82 हैं। बस इतना ही याद रखना है। यूरेनस की बात करें इसके 27 हैं। नेपच्यून की बात करें तो यहाँ पर नेपच्यून के कितने हैं? 13 हैं। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा किसके हैं? शनि के हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और ये चारों जो हैं ये आपके आते हैं किसमें? बाह्य ग्रह में। और ये सूर्य से बहुत दूर और बहुत बड़े आकार के हैं और ये गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर हम अपने सौरमंडल की बात करें तो टोटल कितने ग्रह हैं? 8। ठीक है, इसको याद रखना है। निहारिका की बात करें तो निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है और उसके ध्वस्त होने व क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई थी और ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले बने हैं। सो निहारिका ग्रहों के बनने से पहले की है, तो ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि पहले 4 ग्रह पार्थिव यानी कि टेरेस्ट्रियल, ये ग्रह भी कहे जाते थे। मतलब ये पहले 4 ग्रह जो थे इनको टेरेस्ट्रियल ग्रह भी कहा जाता था। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। अन्य 4 ग्रहों की बात करें तो ये गैस के बने हुए विशाल खंड हैं जिनको जोवियन ग्रह कहा जाता है। जोवियन का अर्थ क्या होता है कि बृहस्पति की तरह हैं ये सारे ग्रह और इनमें से अधिकांश पार्थिव ग्रहों से विशाल हैं और हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए हैं। मतलब इनका जो वायुमंडल है वो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्षों पहले
एक ही समय में हुआ था और अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, बट अब जो है वो एक ग्रह के रूप में उसकी मान्यता ख़त्म कर दी गई है। इसके बाद अगले यहाँ पर बात करें टेबल की, तो यहाँ पर आपको ये ग्रह दिए हुए हैं, इनका दूरी और इनका घनत्व दिया हुआ है, ठीक है। अब ये टेबल मतलब इसमें कुछ एक पॉइंट है जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो सबसे कम डेंसिटी किसकी है, बस इतना भर आप याद रखिए, और मुझे लगता है इतना भर सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, तो वो है आपका शनि। इसको अभी हम पहले भी देख चुके हैं, चाहे हम दूरी की बात करें चाहे घनत्व की बात करें। और अर्धव्यास के ऊपर तो शायद ही कोई कभी क्वेश्चन आएगा, सो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि सूर्य से दूरी खगोलीय एकक में है, मतलब ये जो पूरा इसके अंदर दिया हुआ है इसमें। और अगर पृथ्वी की मध्यमान दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर एक एकक के बराबर है, ठीक है। मतलब इसका कहने का क्या है, जब हम सूर्य से दूरी खगोलीय एकक में है, उसका मतलब क्या है कि जो पृथ्वी का जो मध्यमान दूरी है वो कितनी है, 14,95,98,000 किलोमीटर, ये एक एकक के बराबर है। घनत्व ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसके अंदर ये पूरा गिवन हुआ है। और वहीं अगर अर्धव्यास की बात करें तो अर्धव्यास अगर भूमध्य रेखा या फिर भूमध्य रेखीय अर्धव्यास 6378.137 किलोमीटर बराबर किसके है, आपके एक के बराबर है, मतलब इसको एक यूनिट माना गया है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सब चीज़ें गिवन हैं, ठीक है। सो आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इस वाली PDF को अगर कवर अप करना चाहते हैं अभी तक जितना हुआ, तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पर जाकर जो वीडियो गिवन है उनको देखिए और उसके थ्रू आप कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप PDF परचेस करना चाहें तो इसके बारे में पहले ही मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, उसको आप फॉलो करिए और PDF को परचेस कर लीजिए। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।